गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, कोल्ड वॉर एरा। उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हैं अपन आज। आप टेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। विच अमॉन्ग द फर्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कोल्ड वॉर से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। इट वाज द कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन देयर रिस्पेक्टिव अलायंस, राइट। इट वाज एन आइडियोलॉजी वॉर बिटवीन सुपर पावर, राइट। It triggered off an arm race, and last is the US and USSR were engaged in direct war. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? डी, यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट वॉर में, कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग कभी भी नहीं आए। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अपने को इसमें ये देखना है कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो डी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, बिकॉज यूएसए और यूएसएसआर के बिटवीन कभी भी डायरेक्टली फाइट नहीं हुई। क्लियर? सेकंड, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेम, यानी नेम से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती है, ये अपने को बतानी है कि कौन सी इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। इसका आंसर आएगा सी। फर्स्ट इज इनेबलिंग न्यूली decolonized country to pursue independent policy, right. Not to join any military alliance, right. Following a policy of neutrality on global issue, wrong. Focus on element of global economic inequalities. तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। क्लियर स्टूडेंट? सी ऑप्शन में ये बताया गया है न्यूट्रल। न्यूट्रल्स मींस किसी भी तरह का एक्टिवनेस नहीं होना, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं करना। बट नेम कंट्री न्यूट्रल नहीं थी। नेम कंट्री ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर न्यूट्रल नहीं थी, बिकॉज वो नियोस को फॉर्म कर रही थी, नेम को स्टैब्लिश किया उन्होंने और अपनी डिमांड रखी, वर्ल्ड सिनेरियो में अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और एलडीसी कंट्री थी सारी ये, और लीस्ट टर्म से ये डेवलपमेंट की ओर आना चाहती थी। तो न्यूट्रल नहीं थे ये बिल्कुल। ये बेसिकली दोनों सुपर पावर से इन्होंने अपनी डिस्टेंस रखी। सुपर पावर से इनकी डिस्टेंस थी, बट ये वर्ल्ड में न्यूट्रली नहीं थे। क्लियर? आइसोलेटेड। गुड। थर्ड अपने को करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म्ड बाय द सुपर पावर। इसमें ट्रू एंड फॉल्स या करेक्ट एंड रॉन्ग करना है। फर्स्ट देखो, ए मेंबर कंट्री ऑफ the alliance are to provide bases in their respective land for the superpower, right. कि जितने भी स्मॉलर जो कंट्री थे, जो अलायंस मेंबर थे, किसके? बिगेस्ट कंट्री के, तो वो पहले में क्या आएगा? करेक्ट, यानी राइट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल। नेक्स्ट, the member country to support the superpower both in terms of ideology and military strategy, ये भी करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स कंट्री थे वो सपोर्ट कर रहे थे सुपर पावर को कि उसकी आइडियोलॉजी को सेपरेट किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए और उस पे मिलिट्री उसको बेस प्रोवाइड किया जाए। थर्ड देखिए, व्हेन ए नेशन अटैक एनी वन मेंबर कंट्री इट इज एन अटैक कंसीडर ऑन ऑल द मेंबर कंट्री, ये भी राइट है। इसका एग्जांपल है नेटो, नो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि नेटो या वासा, ये सेंटो सिएटो जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, इन पे किसी एक पे भी अटैक सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। करेक्ट। एंड लास्ट इज दी, सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर ओवन न्यूक्लियर वेपन, ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि सुपर पावर जो थी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को या अपनी अलायंसेस को कोई भी चांस नहीं देती थी कि वो अपने आर्म्स को डेवलप कर ले, उनको किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
इसमें मैच करना है अपने को। तो फर्स्ट कंट्री है पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, जापान, नाइजीरिया, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया। इसको मैच करना है। पोलैंड जो था वो वार्सा पैक्ट का मेंबर था। पोलैंड जो था वो वार्सा पैक्ट यानी यूएसएसआर से रिलेटेड था। फ्रांस अपन जानते हैं कि नेटो का मेंबर था। जापान जो था, जापान भी नेटो का मेंबर था, नेटो के साथ अलाइड था। नाइजीरिया नॉन अलाइड मूवमेंट बिकॉज नाइजीरिया इज ए अफ्रीकन कंट्री। तो जितनी भी मोस्टली न्यू अफ्रीकन कंट्री थी वो सब नैप के मेंबर थे। कोरिया जो था, कोरिया जो था बेटा सीएटो का मेंबर था, सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन था। और श्रीलंका जो था अपना नैम का मेंबर था। क्लियर? एक स्टूडेंट ने कोरिया और श्रीलंका को दोनों को नैम बताया है, बट श्रीलंका इज अ मेंबर ऑफ अलाइड नैम, बट नॉर्थ कोरिया इज सीएटो। क्लियर स्टूडेंट? पोलैंड वार्सा पैक्ट, फ्रांस नाटो, जापान नाटो, नाइजीरिया नैम, श्रीलंका नैम एंड नॉर्थ कोरिया इज सीएटो। क्लियर? आगे जो क्वेश्चंस है 5, 6, 7, 8, 9 ये सब डिस्क्राइबल क्वेश्चन है। आपको पूरी थ्योरी इसकी कंप्लीट करवा दी है मैंने। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखना कि आपसे कैसा होता है। क्लियर? सब में वही थ्योरी आएगी कि कोल्ड वॉर क्या था। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच, आइडियोलॉजिकल वॉर था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, एक कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। यूएस अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता था, यूएसएसआर भी अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता था। तो ओवरऑल जो समरी आएगी अपने सामने, तो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपने को कोल्ड वर्ल्ड वॉर के शॉर्टली मीनिंग से करनी है। क्लियर? जैसा क्वेश्चन में पुट किया जाता है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ the end of biopolarity। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड चैप्टर, सेकंड अपना बुक का चैप्टर है कंटेम्पररी बुक का, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी मींस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यानी 1945 आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर या 47 भी कई जगह मेंशन है, 1991 ये जो टाइम पीरियड था, इसमें जो वर्ड था वो कैसा वर्ड था? बायोपोलैरिटी। यानी यूएसए एंड यूएसएसआर बोथ आर सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। क्लियर? तो बायोपोलैरिटी का एंड हो जाएगा। एंड का मींस यूएसएसआर क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेटेड। यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और यूएसएसआर नाम का कोई भी कंट्री जो है मैप में नहीं शो होगा। यस हिमांशी, गुड। तो बाइपोलैरिटी मींस एंड करना है अपने को। बाइपोलैरिटी को अपने क्या करना है? एंड करना है। तो बाइपोलैरिटी का एंड कब होगा? 1991 25 दिसंबर 1991 एग्जैक्टली बायोपोलैरिटी का एंड हो जाएगा और दुनिया में ओनली एक सुपर पावर अपने सामने रह जाएगी और वो क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओनली वन सुपर पावर
सरवाइव करेगी वर्ल्ड में वो होगी यूएसए। और वर्ल्ड जो है वो कैसा हो जाएगा, यूनिपोलर, यानी सब कंट्रियां फ्रीडम हो जाएगी, दो ग्रुप अपने को दिखाई नहीं देंगे। यूनिपोलर मींस एक कंट्री सिर्फ जो है वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी, वो है यूएसए। यूएसए मींस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड पे प्रेजेंट टाइम तक आज भी यूएसए का जो है वो सुपर पावर है। आज की डेट में अभी तक यूएसए सुपर पावर है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी का मीनिंग समझ गए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पूरा जो वर्ल्ड था वो टू डिवाइड था, टू सुपर पावर में, यूएसए एंड यूएसएसआर। बट आफ्टर 1991 ओनली वन पावर have in world, USA. Clear? Clear student? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और मैप से यूएसएसआर आउट हो जाएगा। अगर अपन 1991 से पहले का मैप को देखते हैं, अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसमें अपने को यूएसएसआर दिखाई देगा। अगर अपने लेटेस्ट मैप को देखते हैं तो उसमें यूएसएसआर नाम का कोई भी कंट्री नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ये यूएसएसआर किसमें कन्वर्ट हो गया? ये बेसिकली जो मेन कंट्री है वो रशिया, पहले भी रशिया इसका लीडर था और आज भी जो है रशिया इसका लीडर है। क्लियर? वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले आपके साइड में बर्लिन वॉर का डिस्क्राइब कर रखा है। बर्लिन अपन पहले पढ़ चुके हैं बर्लिन वॉर के बारे में। We already discussed about the Berlin Wall. Okay, Berlin Wall. Berlin is the capital of Germany. Do you know? जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन थी। क्लियर? अब बर्लिन जो वॉर थी वो किस चीज का सिंबल थी? डिवाइडेशन बिटवीन। बर्लिन जो वॉर थी वो किस चीज का सिंबल थी? वो सिंबल शो कर रही थी डिवाइडेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। क्लियर? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इसको शो कर रही थी ये। बर्लिन वॉर किसको शो कर रही थी? डिवाइडेशन। प्रियंका गुड। बट अपन आइडियोलॉजिकल थॉट में बात करें तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, वेस्ट मींस कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, ईस्ट मींस कम्युनिस्ट को। क्लियर? ये इसको बुल्ट कब किया गया था? कब इसको बुल्ट किया गया था? 1961। बर्लिन वॉर को कब बनाया गया था? 1961। और इसको ब्रेक डाउन कब किया गया? इसको फेल डाउन कब किया गया? 1989। 1989। क्लियर? 9 नवंबर एग्जैक्ट डेट है, 9 नवंबर 1989। तो जब ये वॉल को फेल डाउन कर दिया गया, इसको वॉल को गिरा दिया गया, तो पूरा जर्मनी एक स्टेट हो गया। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी खत्म हो गए और ये सब कैपिटलिज्म स्टेट बन गया। जर्मनी जो था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा जब, उसके बाद ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेगा। प्रेजेंट टाइम में भी जर्मनी एक कैपिटलिज्म कंट्री है और फुली डेवलप्ड कंट्री है। क्लियर स्टूडेंट? फुली डेवलप्ड कंट्री है। और ये जो वॉल थी, इस वॉल की जो डिस्टेंस थी वो 150 किलोमीटर थी। बर्लिन वॉल का जो डिस्टेंस था, जो इसकी दूरी थी वो कितनी थी? 150 किलोमीटर। क्लियर? अगेन बर्लिन वॉल जो थी वो सिंबल थी किसका? डिवाइडेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट। क्लियर? बर्लिन वॉल को बुल्ट किया गया 1961 में और उसको फेल डाउन, उसको गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989। 150 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, यानी डिस्टेंस थी। कितनी दूरी पे ये? या 28 ईयर टाइम पीरियड, 28
ईयर, 28 ईयर्स ये दीवार जो है जर्मनी के बीच स्टेबल रही, बट 1989 में इसको गिरा दिया गया। और जैसे इस दीवार को गिराया तो क्या हुआ, एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड हो गया। अगर जैसे इस दीवार को फेल डाउन किया गया, कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया। ओके प्रियंका, अगेन फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट पॉइंट है बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल, बर्लिन इज कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन वॉल थी जो वो सिंबल थी किसका, डिवाइडेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। क्लियर, सिंबल किसका थी बर्लिन वॉल, कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट का जो डिवाइडेशन थी उसका सिंबल थी बर्लिन वॉल। बिल्ट इन 1961, when was built in 1961 and fell down 9 November 1989। 28 ईयर ये स्टेबल रही, 28 ईयर्स तक ये वॉल प्रेजेंट थी जर्मनी के अंदर, बट 1989 में इसको गिरा दिया गया। और 150 किलोमीटर इसकी जो थी वो डिस्टेंस थी या लेंथ थी। और जैसे इस वॉल को गिराया गया तो क्या हुआ, यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी एक स्टेट बन गया पूरा, और कम्युनिस्ट का एंड हो गया। कम्युनिस्ट का एंड हो गया। क्लियर प्रियंका सोडा, बर्लिन वॉल क्लियर। ओके, बर्लिन वॉल से रिलेटेड किसी भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसकी लेंथ, उसका व्हेन वाज बुल्ट, व्हेन वाज फेल डाउन, सिंबल क्या था इसका, ये सब क्लियर हो चुका है बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बाइपोलैरिटी का मीन सब अपन अच्छे से जान चुके हैं। बाइपोलैरिटी को एंड करना है, यानी जो 2 सुपर पावर थी उनमें से एक सुपर पावर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ओनली 1 सुपर पावर बिगिनिंग ऑफ एंड का कम्युनिस्ट का मतलब बेटा कि ये शुरुआत थी 1989 जो टाइम पीरियड था वो कम्युनिस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, यानी यूएसएसआर बिल्कुल वीक हो रहा था और इसके जो स्टेट थे, सब स्टेट थे, वो इससे डिसइंटीग्रेटेड होते जा रहे थे। और कंप्लीट 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा। ये वॉल एक सिंबल थी किसका, बिगिनिंग क्या, कि कम्युनिस्ट जो कंसेप्ट है, आइडियोलॉजी है, वो वर्ड से धीरे धीरे गायब हो रही है। क्लियर, और एंड का मतलब है कि खत्म हो गई। अब नेक्स्ट इसका है, अब इसके अंदर बेसिकली अपने सेकंड चैप्टर में यूएसएसआर की लोकेशन, उसकी कंट्री, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत जो था वो कम्युनिस्ट कैसे बना, उसके पीछे रीजंस क्या थे, इसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया, जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक यूएसए और यूएसआर आर गुड फ्रेंड, was good friend। तो इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया, इसके रीजंस क्या थे। बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी मींस बेटा 2 सुपर पावर, बाइपोलैरिटी मींस 2 सुपर पावर हैव इन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी दुनिया में 2
कोल्ड वॉर के टाइम दो सुपर पावर थी दुनिया के सामने, पहली यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। यानी पूरा वर्ल्ड टू पार्ट में बटा हुआ था, वन इज कैपिटलिज्म, सेकंड इज कम्युनिस्ट। क्लियर? बाइपोलैरिटी मींस पूरा वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड था, वन इज कैपिटलिज्म, सेकंड इज कम्युनिस्ट। नौशिका, नौशिका क्लियर? हिंदी में इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय विश्व, यानी वर्ल्ड जो था टू पार्ट में इक्वल डिवाइड था, दो कॉन्सेप्ट थे, दो आइडियोलॉजी थी, एक थर्ड वर्ल्ड भी था, जो नैन मेंबर थे उनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, तीसरी दुनिया। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड इज यूएसए, सेकंड वर्ल्ड इज यूएसएसआर एंड थर्ड वर्ल्ड इज नॉन अलाइड मेंबर। (1970) में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था और इसी रेवोल्यूशन से रशियन जो है एक सोशलिज्म, सोशलिज्म मींस सोशलिज्म आगे जाके कम्युनिस्ट कंसेप्ट में, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो 1970 का रेवोल्यूशन था, ये किससे रिलेटेड था? इनका एक लीडर था व्लादिमीर पुतिन, लेनिन। इनका एक लीडर था व्लादिमीर लेनिन। बुक के साइड में आप जब सेकंड चैप्टर ओपन करोगे, फर्स्ट पेज पे इस साइड में लेनिन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से। व्लादिमीर लेनिन, टाइम पीरियड 1870 टू 1924। तो ये जो 1970 में, क्वेश्चन इज दिस, व्हेन वाज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन? व्हेन वाज हेल्ड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन? क्लियर? 1970। तो व्लादिमीर पुतिन जो था वो इस टाइम पीरियड पे फाउंडर मेंबर था किसका? यूएसएसआर का। यानी जो यूएसएसआर, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। कौन था इसका फाउंडर? व्लादिमीर लेनिन। कम्युनिस्ट, नोट करना, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब 1970 के बाद जो यूएसएसआर है उसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, और लेनिन, जो व्लादिमीर लेनिन था, वही इसी आइडियोलॉजी को यूएसएसआर में लाया। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर? फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी व्लादिमीर लेनिन। और 1917 में बोल्शेविक या रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ये अपने को रिमेंबर रखना है। और इस जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, इसका लीडर भी कौन था? 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, इसका लीडर था व्लादिमीर पुतिन। क्लियर? A small introduction of Vladimir Lenin. Vladimir Lenin is the first president of communist USSR. When revolution was started, then the main leader of USSR. And Bolshevik Communist Party जो इसने फॉर्म की थी, इसने व्लादिमीर लेनिन ने। If you have any doubt, student, regarding this topic, if you have any doubt, Berlin Wall
end of biopolarity, and Vladimir Lenin introduction. Good, very good, all out clear. नेक्स्ट टॉपिक पे अपने देखना है कि यूएसएसआर की कंडीशन कैसी थी उस टाइम। यूएसएसआर किस कंडीशन पे था? मेन फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेन फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम, यानी जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हुआ उसके पीछे क्या रीजंस थे, जबकि यूएसएसआर मोस्ट पावरफुल कंपैरिजन टू यूएसए से बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो ऐसे क्या रीजन थे कि इसको इंटीग्रेट होना पड़ा और यूएसए एक सुपर पावर बना? वो इस चैप्टर का पूरा समरी है। जो यूएसएसआर है, फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, USSR come into existence after the socialism revolution। देखो फर्स्ट फीचर्स क्या है इसका, रशियन सोवियत सिस्टम का फर्स्ट फीचर क्या है? यूएसएसआर कम इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर द सोशलिज्म रिवॉल्यूशन। 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था। रशिया ने कैपिटलिज्म को छोड़ के किसको सपोर्ट किया? सोशलिज्म को। और यही सोशलिज्म आगे चलकर कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आइडियोलॉजी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड फीचर्स क्या था? फर्स्ट पॉइंट यू नोट डाउन, यूएसएसआर come into existence after the socialism revolution in 1970। सेकेंड पॉइंट देखो, आइडियोलॉजिकल बेस of socialism was opposed capitalism। Second point is student, प्रतीक्षा अकॉर्डिंग टू बुक अपन ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर था तो पहले 1917 से पहले भी था, बट ये फेमस कैसे हुआ, ये एक सुपर पावर के रूप में कैसे वर्ल्ड में आया? वो आफ्टर रशियन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था, इससे इसने पूरे एशियन कॉन्टिनेंटल के आसपास या यूरोप में अपनी एक इमेज स्टैब्लिश की। कब? 1917 के आफ्टर। क्लियर? और 1991 में डिसइंटीग्रेटेड हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। तो
तो सेकंड देखो, फर्स्ट अपन देख रहे हैं मेन फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम जो यूएसएसआर था कैसा था। इसमें क्या था कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो कंसेप्ट इसने अडॉप्ट किया था वो कब से किया था बेटा, 1917 के बाद। क्लियर। 1917 क्या था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन। क्लियर। अब आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ सोशलिज्म वाज अपोज्ड कैपिटलिज्म। 1970 के आफ्टर इसने कम्युनिज्म या सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया और किसका अपोज करने लग गया, कैपिटलिज्म का। यूएसएसआर किसके अपोजिट हो गया, कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्लियर। शैल आई रन दिस। नेक्स्ट थर्ड जो इसकी मेन फीचर थी, थर्ड पॉइंट क्या था, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी यूएसएसआर जो था उसने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। उसने कैपिटलिज्म का बिल्कुल अपोज किया और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो यूएसएसआर में पूरी तरह से उसको फिनिश कर दिया गया। का सेकेंड पॉइंट मींस कि आइडियोलॉजिकल बेस जो था इसका, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कब से बना, हो आफ्टर 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद। और जैसे ही इसने इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, इसने कैपिटलिज्म को अपोज करना शुरू कर दिया। 1971 से पहले भी कैपिटलिज्म था वर्ल्ड में, बट तब उसने अपोज नहीं किया कैपिटलिज्म को। बट 1970 के बाद इसने इस जो ये आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट, इसको स्प्रेड करना चाहता था बहुत ज्यादा। करुणा लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, रिपीट कर देंगे बेटा। प्रियंका क्लियर? ओके, टुडे लास्ट 5 मिनट रिमेनिंग और अगेन वी रिपीट समरी। फर्स्ट डिस्कशन था बर्लिन वॉल के बारे में कि बर्लिन जो वॉल थी, बर्लिन वॉल सिंबल था किसका, डिवाइडेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है। व्हेन वाज बुilt in 1961, व्हेन वाज फेल डाउन इन 9th of November 1989। टू पार्ट थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जो सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को और वेस्ट जर्मनी जो सपोर्ट कर रहा था वो यूएसए को। 150 किलोमीटर इसकी जो लेंथ थी, या अपन इसकी डिस्टेंस कह सकते हैं। और जैसे ही इस वॉल को फेल डाउन किया गया तो एक जर्मनी एक फुल प्रूफ कंट्री बन गया। और क्या यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। यूनिफिकेशन मींस एकीकरण, ये बीच की जो पार्ट है ये हट गया और पूरा जर्मनी एक हो गया, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। ओके, क्लियर। यूनिफिकेशन होने से क्या हुआ कि कैपिटलिज्म तो यहाँ पे रहा, बट जो कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट जो ब्लॉक था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, खत्म हो गया। फिर अपन डिसाइड किया, अपन ने टॉपिक पे डिस्कशन किया था व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो था 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का वो लीडर था कौन, व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन जो था उसी ने यूएसएसआर में मेन जो लीडर था, यूएसएसआर को दुनिया के सिनेरियो पे कम्युनिस्ट को लाने वाला, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लाने वाला ही व्लादिमीर लेनिन था।
और उसने एक पार्टी बनाई थी बोलेश्विक कम्युनिस्ट पार्टी, और रशियन रेवोल्यूशन का भी वो लीडर था। ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी इसका भी लीडर था। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद अपन ने देखा कि कंडीशंस कैसी थी यूएसएसआर के अंदर, सिस्टम कैसा था जब ये ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो यूएसएसआर जो था आफ्टर 1917 के बाद में कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, पूरी तरह से कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने लगा। मेन मुद्दा सोशलिज्म को भी उसने ड्रॉप कर दिया और पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा में अपने आप को डुबो दिया। जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की या कम्युनिस्ट की, वो थी क्या? अपोज करना किसको? कैपिटलिज्म को पूरी तरह से अपोज करते थे ये लोग। एंड थर्ड इज द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी किसी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूएसएसआर में कोई कंसेप्ट नहीं रह गया। कोई भी बंदा बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता था, बहुत ज्यादा मनी जो है अपने आप में नहीं रख सकता था। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, पूरे यूएसएसआर की प्रॉपर्टी पर पूरे स्टेट्स के राइट्स थे और स्टेट उस पर क्या करता था? अपने डिसीजन देता था। क्लियर? करिश्मा, उससे पहले सोशलिज्म था, वहां पे कैपिटलिज्म भी था। पहले वो क्या है, एक आइडियोलॉजी को प्रेफर नहीं कर रहे थे कि हम कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट है, इस तरह का उनका कोई क्लियर मैटर नहीं था। पहले वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, यानी कैपिटलिज्म भी था, मिक्स था, सोशलिज्म भी था, सब कुछ था। कब? 1971 से पहले। क्लियर? बेटा कैपिटलिज्म का मीन्स होता है ओपन मार्केट, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की अपने को छूट होती है। इंडिविजुअल मैं कितना भी मनी गेट कर सकता हूं, जैसे यूएसए में कि मेरे पे गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, मैं 24 आवर वर्क कर रहा हूं, मैं कितना भी पैसा कमाऊं, ये मेरा पैसा है, इस पे गवर्नमेंट का कोई राइट्स नहीं है। क्लियर बेटा? और सोशलिज्म क्या होता है? पूरे सारे सिस्टम को, पूरे जो मेनली बेसिकली जैसे इंडिया में होता है, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे पूरा इंटरफेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर सकती। क्लियर? जैसे अपना रेलवे है, अब इसको प्राइवेटाइजेशन करने का बात चल रही है, रीजन कि इसमें गवर्नमेंट से कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे अपने पास। क्लियर प्रियंका? ओके, so now today's class is over. Thank you very much. If you have any question regarding this topic, you can mention in chat box. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।